नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार की, जहाँ पर पहले सिरे के जो नामांकन वगैरह हो चुके हैं, लोग अपने नामांकन कर चुके हैं और अब जो एक तरह से असली चुनाव जो शुरू हुआ है। जब ये चुनाव शुरू होने से पहले हम देख रहे थे कि वोट चोरी को लेकर काफ़ी सारी बातचीत थी, एसआईआर को लेकर काफ़ी सारा था, केंद्रीय चुनाव आयोग को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे और इस बीच राहुल गांधी और तेजस्वी ने काफ़ी बड़ी यात्राएँ निकाली थी, इसको लेकर काफ़ी बज़ था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट और दुनिया भर की चीज़ें चलती रहीं। पर वो बात वहाँ से हट के अब आ चुकी है जिसको बोलते हैं रियल पॉलिटिक पे, जहाँ पे हर पार्टियाँ टिकट बँटवारे, पार्टियों के बीच में बँटवारे और उन सब के बीच में काफ़ी सारे सिर-फुटअव्वल होती हुई दिख रही है और कई तरह की असहमतियाँ दिखलाई पड़ रही हैं। तो जिस तरह की फ़ॉर्मेशंस थी, मतलब पहले तो ये वोट चोरी को लेकर अब क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, ये एक अलग बात है। वोट चोरी के मामले के बाद अब चुनाव पर बात आ जाती है कि अब चुनाव हो रहा है और सब लोग उसमें भागीदार भागीदार बन रहे हैं। तीसरा ये कि अब जो है वो सारी पार्टियों के बीच में काफ़ी सारी असहमतियाँ निकल कर आ रही हैं। मेरे साथ समी अहमद हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पटना में रहते हैं और गया में और पहले काफ़ी समय कई अखबारों में काम कर चुके हैं। तो समी, आपका स्वागत है इस बातचीत में। पर आपके ज़रिए मैं मैं हिंदी के जो बाकी लोग हैं, उनको बिहार के बारे में एक अगर हम अपडेट देना चाहें, एक 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 कैप्चर करना चाहें कि इस समय के हालात अभी कैसे दिखलाई पड़ रहे हैं, तो उसको आप कैसे बताएँगे? देखिए, मुझे लगता है कि इस समय हुआ ये है कि एक जो मोमेंटम मिला था महागठबंधन को या इंडिया ब्लॉक को, वो उनका सँभालना बहुत मुश्किल हो रहा है और उसकी एक बड़ी वजह है सीट शेयरिंग का जो फ़ॉर्मूला है, वो आज तक जबकि एक दिन निकल गया नामांकन का, लोगों ने नामांकन कर लिया और अब भी महागठबंधन के पास ये क्लियर तस्वीर नहीं है कि उनका कितना कैंडिडेट कहाँ से लड़ेगा। तो ये एक बात जो सामने आई, देखिए हुआ ये कि शुरुआत में एनडीए में भी यही समस्या थी और शायद अब भी है। लेकिन आप जानते हैं कि जो सरकार चला रहा गठबंधन है, उसकी समस्या उतनी गंभीर नहीं होती है। जो सरकार में आना चाहता है जो गठबंधन, उसकी समस्या ज़रूर गंभीर होती है। तो कम से कम एनडीए ने अपना जो सीट शेयरिंग फ़ॉर्मूला था, 1 तो 1 लड़ेंगे बीजेपी और जेडीयू लड़ेगा 1 तो 1 और इस तरह से 29 चिराग पासवान और 6 थे जो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे। तो तमाम लड़ाई झगड़ों के बाद उन्होंने कम से कम इतना तो बता दिया लोगों को। अब महागठबंधन के साथ दिक्कत क्या है कि जो वोटर अधिकार यात्रा या राहुल गांधी ने जो कोशिशें की, उसके साथ जो एक माहौल बना था, उस माहौल में जो है ये खलल पड़ गया इनकी इस वजह से, क्योंकि देखिए हो क्या रहा था कि सीट का की संख्या बताई नहीं गई और लोग सिंबल लेने लगे और लोग जाके नॉमिनेशन करने लगे। तो एक तरह का अफरा-तफरी का माहौल उसको माना जा सकता है कि बहुत व्यवस्थित ढंग से चुनाव महागठबंधन नहीं लड़ रहा है और जो उनके वोटर थे, जो उनके उनके समर्थक थे, उनमें जितना उत्साह था, शायद उतनी व्यवस्था इनके अंदर, उतना अनुशासन इनके अंदर, उतना सहयोग, समन्वय मेरे ख्याल से नहीं था। यहाँ तक कि ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी में खुद भी सिर फुटअव्वल। देखिए, सिर फुटअव्वल तो भारतीय जनता पार्टी में भी हो रही है। ऐसा नहीं कि नहीं, वहाँ नहीं है ऐसा मामला। उनके भी विधायक रूठ है, जिनका टिकट का बगावत हुई है, सब कुछ हुआ है। लेकिन इसको ना डैमेज कंट्रोल जो कहते हैं, उसके लिए अमित शाह देखिए इसको 3 दिन के लिए आ गए। अब वो 3 दिन से यहीं पड़े हुए हैं और 3 दिन में उन्होंने क्या किया मालूम है कि सबको फ़ोन कर रहे हैं वो, सबको समझा रहे हैं, सबको कुछ-कुछ वादे कर रहे हैं। एक तरह से उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश। अब इस वक़्त जो है, महागठबंधन को कौन लीड कर रहा है, यही बात समझ में नहीं आती है। इनका जो खामियाजा, इनका जो नुकसान हो रहा है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? राहुल गांधी करेंगे तो वो आए बिहार, वो कहाँ हैं? लोग तलाश रहे हैं उनको। आपने इतना अच्छा माहौल बनाया, तो ऐन चुनाव के वक़्त में अमित शाह आ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं आ सकते हैं? वो तो आपसे ज़्यादा मजबूत पार्टी मानी जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है। आपकी पोज़ीशन उतनी अच्छी नहीं मानी जा रही थी, तो आपको आना चाहिए था। आपको बागडोर से आप देखनी चाहिए थी क्या है, बागडोर संभाल कर के हाँ, क्या करना है, नहीं करना है, किसको मनाना है, किसको नहीं मनाना है। जो आपसी सिर-फुटअव्वल है, उसको बंद करना है। जो घटक दलों के बीच में हो रहा है, उसको बंद करना है। अब मालूम हुआ कि एक सीट है बछवाड़ा।
वहाँ कांग्रेस पार्टी ने दे दिया उम्मीदवार, इससे पहले सीपीआई कह रही थी कि मेरा उम्मीदवार लड़ेगा। अब जब दोनों उम्मीदवार खड़े हो गए, तो सीपीआई कह रही कि हम बाकी जगह पर भी कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार देंगे। इस तरह से तो मेरा नहीं ख्याल है कि जंग जीती जाती है, चुनाव जीता जाता है। कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए ना उसमें। जी। मतलब कुछ तो जब भी इस तरह की जब चीज़ होती है, हमेशा एक कुछ तो मतलब असहमतियाँ होती हैं, ये सब कुछ नॉइज़ होती है हर जगह। पर ऐसा लगता है कि ये जो है अनुपात जो है वो से ज़्यादा दिखलाई पड़ रहा है। और जो उसमें जो बड़ा सवाल आ रहा है, जो कि मैं पहले भी श्रवणदल साहब से भी बात कर रहा था, तो ये था कि कैसे कांग्रेस पार्टी दरअसल न लोगों की को समझ पा रही है, ना वो अपने नेता के साथ जो है वो जिसको मैनेज करना चाहिए, कि उसकी पूरी फील्डिंग जमानी चाहिए, या जिसको पूरा मैनेज वो करना चाहिए, वो शायद वो करते हुए दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। हालाँकि आपको ज़्यादा पता होगा। दूसरा ये नहीं, भी है बिल्कुल कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो मैनेजमेंट होना चाहिए था इनका, वो नहीं हुआ। जो जितना अच्छा जिनकी अच्छी शुरुआत थी, अब मसला क्या हो गया कि एक ज़माने में, मतलब एक ज़माने में क्या, ठीक है, इलेक्शन के अनाउंसमेंट से पहले बिहार में मुद्दा था कि वोट चोरी हो रही है, एसआईआर गलत तरीके से किया जा रहा है, लोगों का नाम काटा जा रहा है। और उस वोटर अधिकार यात्रा में सिर्फ वोट की बात नहीं हुई थी, बाकी मुद्दों की भी चर्चा हुई थी। भ्रष्टाचार की चर्चा हुई थी, पलायन की चर्चा हुई थी, और भी मुद्दों की चर्चा हुई। अब हम बताइए कि अभी चर्चा किस चीज़ की हो रही है? महागठबंधन में सीट का बँटवारा ठीक से नहीं हो पाया। भाई, तो आप कैसे लड़िएगा? आपके मुद्दे तो आपने खुद गायब कर दिए ना। आपने मुद्दे उठाए थे, लोगों ने उसको उसको स्वीकार भी किया था कि हाँ, ये सही मुद्दे हैं। तो उन मुद्दों को अभी चर्चा का विषय होना चाहिए। हेडलाइंस, जो अमित शाह ने 2-3 दिन पहले के इंटरव्यू में कहा कि मैं आपको हेडलाइन नहीं दे रहा हूँ, तो हेडलाइन पर उधर बहुत ध्यान दिया जाता है। यहाँ कौन से हेडलाइन पर ध्यान दिया जा रहा है? यहाँ हेडलाइन अभी अखबारों में देखिए या टीवी में देखिए, अमित शाह ने क्या कहा, ये हेडलाइन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, ये हेडलाइन है। राहुल गांधी ने क्या कहा, कहा भी कि नहीं कहा, तो वो तो हेडलाइन है नहीं। तो आपने अपने मुद्दों को तो खुद पीछे कर दिया, और आप बिहार के वोटरों के मुद्दों को सामने लाने के बजाय आप खुद मुद्दा बने हुए हैं, आप पर चर्चा हो रही है। तो ये उनके लिए इतना आसान नहीं होगा मेरे ख्याल से। एक तरह का ये सेल्फ गोल भी उनके लिए कहा जा सकता है कि आपको एक बढ़त मिली थी, आपको उस बढ़त को बरकरार रखना चाहिए था। चलिए, अब तो आप नहीं रख पाए। पहले चरण के लिए मतदान की नॉमिनेशन की तारीख भी खत्म हो गई। अब दूसरे चरण के मतदान के लिए नॉमिनेशन की तारीख खत्म होने में 2 दिन पहले बाकी है। अब तो आ जाइए, अब तो चुनाव मैदान में आइए, लोगों को बताइए कि आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों उनको वोट देना चाहिए। कोई नहीं है मैदान में, मैदान तो आपने खाली छोड़ रखा। जी। तो ये जो जो आप जो बात कह रहे हैं, उसे लगता है जैसे कि आपने ब्रांडिंग तो कर दी, पर प्रोडक्ट आपका ठीक नहीं लेकर आप सामने आ पाए लोगों की, जब एन वक्त पे जब वो वोट पे जब ठप्पा लगाने का जैसे जैसे टाइम करीब आता जा रहा है, तो वो एक जिसको क्लैरिटी कहते हैं कि सब स्पष्टता वो जो है नहीं दिखलाई पड़ रही। पर दूसरी तरफ जो इस बीच ये भी हुआ है कि 75 लाख औरतों को 10,000 रुपए खाते में उनके पहुंचे हैं। एसआईआर का डेटा ये भी कहता है कि सबसे ज़्यादा नाम औरतों के कटे हैं लिस्ट में से। ये भी है कि जहाँ पे विपक्ष जिस मार्जिन से जीता था, वहाँ पर ज़्यादा एसआईआर का असर दिखलाई पड़ रहा है। घुसपैठिया का नारा पहले भी था, विपक्ष एनडीए की तरफ से, वो अभी भी रहेगा ही। अ, नीतीश कुमार ने मुसलमानों को टिकट देने में शायद अब इस बार काफ़ी कटौती की है। दिया तो फिर भी है शायद 4 एक लोगों को अभी तक, तो सारे नाम अनाउंस कर दिए उन्होंने। तो ये जो ज़मीन पे क्या हो रहा है, एक तो ठीक है कांग्रेस चुनाव में एक तरह से मुख्य पात्र थी भी नहीं, तेजस्वी मुख्य पात्र थे, और उनके बीच में भी आपस में कई सारी दरारें दिखलाई पड़ रही हैं। पर अगर हम एनडीए की तरफ देखें तो उन्होंने एक तो पैसे बहुत सारे डाले, और फिर जो है दुनिया भर के जो वादे करते हैं वो तो है ही। पर वहाँ पे क्या हो रहा है? एनडीए की तरफ देखिए, में क्या हो जहाँ तक मतदाताओं की बात है तो 243 सीट में कुल 5 उम्मीदवार एनडीए के मुस्लिम हैं, कुल 5।
पिछली बार जेडीयू के 11 मुस्लिम कैंडिडेट थे और वो सब के सब हारे थे। इस बार उन्होंने 4 को दिया है। उसमें कहा ये जाता है कि मुसलमानों ने चूँकि वोट नहीं दिया इसलिए वो जीते नहीं टिकट और नहीं इसलिए मिला। इस बार कम कैंडिडेट दिया गया। मेरा इससे इख्तिलाफ है, मैं इसमें से सहमत नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि एक किशनगंज जिला को छोड़ दीजिए, तो कोई जिला बिहार में 37 जो 38 जिले हैं उसमें 37 जिलों में कोई ऐसी जगह नहीं है, जहाँ मुसलमान अपने वोट से जीत सकता है। उसका वोट ज़रूर काउंट होता है, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन जो बड़ा वोटर है, वो तो मुसलमान नहीं है ना। तो हुँ, अगर जेडीयू का कैंडिडेट हारता है, तो इसमें सिर्फ मुसलमानों का योगदान नहीं रहता है, इसमें सबका योगदान रहता है, वो सबके वोट से जीतता है, सबके वोट से हारता है। तो एक बात तो ये हो गई। आपने पूछा 10,000 रुपयों के बारे में, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार पता नहीं इससे सहमत थे कि नहीं थे, लेकिन जो उनकी छवि एक बहुत नीचे जा रही थी, वो उसमें जो है उस गिरावट में कमी आई, वो थम गई गिरावट। और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि आप गाँव में अगर चले जाइए और इससे पहले की भी बात है, तो बैंकों में पैसे निकालने वाले औरतों की भीड़ आपको इस वक़्त बहुत दिखेगी, क्योंकि उनके पैसे आ रहे हैं, तो पैसे अब वो वोटर तो पहले से उनके साथ थी, ऐसा नहीं है कि कोई नया वोटर उनके साथ जुड़ने वाले हैं। हाँ, वो जो मैंने कही बात कि गिरावट जो है वो रुक गई, वो अब उससे नीचे नहीं गए नीतीश कुमार। एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये मतलब आपने जो कांग्रेस के बारे में बात की, तो कांग्रेस का मेरा ख्याल यही था, इस बार इनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। लेकिन अगर वो उनको ये लगता है कि वो आरजेडी से झगड़ा करके या ऐसा इंप्रेशन देके कि वो आरजेडी को कोई भाव नहीं देती है, मेरा नहीं ख्याल है कि अपना फ़ायदा करने वाले। और अब एक बात मुझे लगने लगी कई बार कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बिहार में मुख्यमंत्री का चुनाव अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच का चुनाव हो जाए। जिस तरह से अमित शाह ने बयान दे दिया कि मुख्यमंत्री सॉरी इसके हमारे चुनाव में तो हम उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे और जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री तो वही होंगे ना, तब उन्होंने तो कन्नी काट ली, कह दिया कि आप कैसी बात कर रही हैं, मैं कौन होता हूँ जो मुख्यमंत्री चुनने वाला, मुख्यमंत्री तो विधायक चुनेंगे। तो मैंने कल भी एक डिबेट में बात कही थी कि लोगों ने देखा है कि दिल्ली में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री विधायकों ने चुना या किसने चुना सबको मालूम है। या भजन लाल को राजस्थान में किसने चुना वो सबको मालूम है। या मध्य प्रदेश में जिनको चुना गया मुख्यमंत्री किसने चुना, विधायक दल ने चुना किसको, वो सबको मालूम है। तो ये एक नहीं, इंडिकेशन ज़रूर दे दिया। मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में ये चुनाव लड़ा गया। अ, ज़ाहिर तौर पे ये जी, एक इम्प्रेशन देते हुए कि लाडली बहना और शिवराज सिंह और मामा और इस दुनिया भर के, और उसके बाद भी जब वो चुनाव हो चुका तो फिर उनको वहाँ से खो कर दिया गया। बिल्कुल सही आपने बात की, बिल्कुल सही बात की कि चुनाव तो हम उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम नहीं बताएँगे और ये विधायक तय करेंगे और विधायक कैसे तय करते हैं वो आपको बताने की हमको ज़रूरत नहीं है। जैसे कांग्रेस में पहले होता था वैसे अब बीजेपी में होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस सारे चुनावी तैयारियों में, इस सारे चुनावी रणनीतियों में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ हैं किसी को पता नहीं। कोई डिस्कस नहीं कर रहा है कि आखिर जेपी नड्डा साहब का रोल क्या है? लोग खड़गे साहब के बारे में सवाल कर देते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, लेकिन जेपी नड्डा के बारे में ये सवाल क्यों नहीं किया जाता है कि वो क्यों नहीं है इसमें? इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम मैंने पिछले 8-10 दिनों में तो उनको कहीं नहीं देखा। ना वो बिहार के दौरे पे आए हैं, जबकि चुनाव हो रहा है। क्या मसला है? वो तो बीजेपी के लोग ही बता सकते हैं। कोई मसला अगर है, तो उनको बताना चाहिए, वरना कायदा तो यही है कि पार्टी अध्यक्ष को भी इसमें शामिल रहना चाहिए, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष कहीं सीन में है नहीं। तो ये कहना इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखना होगा कि नीतीश कुमार अगर अपने सीट कम लाते हैं, 43 से भी कम लाते हैं, उसके बावजूद वो अपना जो पुरानी उनकी एक चाल रहती है, रणनीति रहती है, बिहार के चाणक्य माने जाते हैं। बिहार के चाणक्य जो है, वो इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे या जो गुजरात के और भारत के चाणक्य माने जा रहे हैं अमित शाह, वो इस बार फैसला करेंगे। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने और कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, अपनी बढ़त को खोया है अब तक। मेरा ये मानना है कि उनके पास अभी भी चांस है। वो जिसको क्रिकेट में कहते हैं स्लो ओवर में आप मेकअप कर सकते हैं, आपके ठीक है, शुरुआत में 2-4 विकेट गिर गए हैं, तो बाद में आप सँभालिए पारी को। लेकिन कोई संकेत नज़र नहीं आता है। अगर वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं और अगर वो नहीं करेंगे,
तो फिर ये मैच जो है अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच होगा, मुझे पक्का भरोसा है। नीतीश कुमार इतनी आसानी से पिच छोड़ने वाले नहीं हैं। ये जो फिर जो बात आती है कि जातिवाद की, जो जैसे कि हम कह रहे हैं कि मुस्लिमों को जो है नुमाइंदगी कम मिली, तो वैसा ही मैं देख रहा था बाकी पार्टियों के लिस्ट, तो उसमें भी आप देखते हैं इस तरह की कि सब लोग अपनी अपनी जो विनेबिलिटी को लेकर जो है, जैसे कि मतलब भूमिहारों को ही मैं देख रहा था कि कितना कम प्रतिशत है उनकी आबादी में, पर उनको बहुत ज़्यादा सीटें नामांकन उनके हुए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अब भूमिहार के बारे में एक बात ये माननी चाहिए कि आज से नहीं, शुरू से जो है राजनीतिक रूप से ज़्यादा सशक्त है, पैसे हैं उनके पास, तो उनको समझा जाता है कि ये विनेबल है, ये ज़्यादा सीट आसानी से जीत सकते हैं, इनके इसलिए उनको टिकट हर पार्टी देना चाहती है। यहाँ तक कि आरजेडी ने भी अनंत सिंह के खिलाफ अगर किसी को खड़ा किया तो वो एक भूमिहार को ही खड़ा किया, सूरजभान सिंह को, और उनको वहाँ चिराग पासवान की पार्टी से तोड़ के लेके आए। अब मुसलमानों के साथ दिक्कत क्या है कि सभी पार्टियों ने, यहाँ तक कि सीपीआई एमएल ने भी ये मान लिया है कि अगर मुसलमान खड़ा होगा तो हमको वोट उतना नहीं मिलेगा, इसलिए उनके 18 या 20 की लिस्ट में सिर्फ एक मुस्लिम है सीपीआई एमएल में, ठीक है ना। चिराग पासवान वो एनडीए की तरफ से है तो वो उन्होंने एक दिया, और कांग्रेस आरजेडी को मिलाकर सुनते हैं अब तक 12 मिला, लेकिन पक्का नहीं, क्योंकि जिस तरह से कभी सिंबल लिया जाता है कभी सिंबल दिया जाता है, वो बड़ा ही अजीबो गरीब माहौल है इसका। जब तक सेटल डाउन नहीं होगा, नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख के बाद मुझे लगता है सेटल डाउन हो जाएगा। अगर कुछ लोगों ने वापस लिया तब मालूम होता रहेगा सही कि हाँ, किस कम्युनिटी को कितना टिकट इंडिया गठबंधन की तरफ से मिला। एक सीपीआई-एमएल का साफ है, उन्होंने 20 में एक मुस्लिम को दिया, क़यामुद्दीन अंसारी को, बाकी तो उन्होंने भी कम ही सीट दी। तो उनको भी वही लगता है कि अगर मुसलमानों को दोगे तो उनको शायद बाकी लोग ना दें, इसलिए उनको सीट ही, उनको कैंडिडेट ही कम बनाया। तो ये जैसे कि बिहार में कास्ट सेंसस भी हुआ था और कांग्रेस ने भी इसको लेकर काफ़ी एक तरह से बड़ा मुद्दा बनाया था। तो जो टिकट बाँटे गए समी, वो क्या उस हिसाब से उसी अनुपात में बाँटे गए जैसे कि आबादी है? जैसे कि जिसका हिस्सा जितना हक उतना हक की जो बात चल रही थी? या फिर उसमें भी जो है पार्टियों ने अपने-अपने हिसाब से डंडियाँ मार दी? डंडी तो खैर मारी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने, जेडीयू ने अपने जो ईबीसी का जो उनका ये है, ईबीसी ओबीसी का जो उनका आधार लगता है, उसको उसका उनको उन्होंने ख्याल रखा है। बाकी जैसे बीजेपी का तो माना जाता है कि वो सवर्णों की पार्टी है, तो उन्होंने अपने 101 सीट में लगभग आधी सीट सवर्णों को दी है। और इधर उल्टा है जेडीयू में कि इन्होंने जो है अपनी आधी सीट ईबीसी ओबीसी को दी है। इनका तो बहुत क्लियर मामला है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का मामला थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक उनकी कोई सूची उस तरह से आई नहीं। मैं कम से कम मैंने कई लोगों को फ़ोन किया कि भाई कोई सूची दे दो। कुछ-कुछ लोग दे रहे हैं, लेकिन वो टेंटेटिव सूची है कि नहीं है, उसमें कितना, तो जैसे आरजेडी का अपना आधार वोट यादव माना जाता है, तो उन्होंने यादवों को ज़्यादा सीट दिए, नंबर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने मिला-जुला के दिया है। अभी उनकी शायद 48 लोगों की लिस्ट जारी हुई है, तो मैंने लिस्ट नहीं देखी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका ख्याल नहीं रखा गया, और तो अभी तो कोई चर्चा भी नहीं कर रहा उसका। उसकी चर्चा जो होनी चाहिए जिस तरह से, कि भाई जातिगत आरक्षण का मामला था, हमने ये सब करा, पता नहीं अब कब करेंगे। आज 18 तारीख हो गई, 12 दिन और बचे हैं, 5 17 दिन के बाद पहले फेज़ का 6 तारीख को जो है वो वोटिंग होनी है। तो अब ये कब करेंगे, कब डिस्कस करेंगे, कब लोगों के बीच में ले जाएँगे वो? जी। तो ये जो पूरा एक एक्सरसाइज, तो वही वही कि मतलब फिर थोड़ा लौट के आते हैं कि ये जो पूरा कम्युनिकेशन, एक संवाद और एक जिसको बोलते हैं कि हेडलाइंस में रहने का जो पूरा जो हिसाब था, वो उसका ब्रेकडाउन कैसे हुआ? मतलब क्या लगता है उसमें? देखिए, इसको हम पहले तो, एक बिहारी लफ्ज़ है इसके लिए, लीप-पोत बराबर करना। मतलब आपने सब कुछ सजाया-संवारा और उसको फिर लीप-पोत के बराबर कर दिया, तो वही हुआ है। और उसकी वजह ये है कि राहुल गांधी को जो जिस तरह से अपनी रोल, मेरे हिसाब से, जो रोल निभाना चाहिए था, वो रोल निभा नहीं सके। और दूसरी बड़ी वजह मेरे समझ से ये है कि तेजस्वी यादव शायद लालू प्रसाद की बात को उतना ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, उनकी बात पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से ये चर्चा भी आई थी
कि जिन लोगों को लालू प्रसाद ने सिंबल दे दिया था, उसको तेजस्वी यादव ने वापस करके उनको वापस बुला के उनसे सिंबल ले लिया। तो ये 2 बड़ी वजह है, क्योंकि देखिए खड़गे साहब तो बीमार चल रहे थे उस समय, मुझे मालूम है। सोनिया गांधी पहले से बीमार हैं। कोई बड़ा नेता, एक कृष्णा अल्लावरो जिनको यहाँ उन्होंने बनाया अपना प्रदेश प्रभारी, प्रभारी। उसके अलावा सलमान खुर्शीद आए यहाँ पे, ना कोई और बड़ा लीडर आया यहाँ पर। देखिए बीजेपी के साथ क्या है, आप मेरा भी यही पाकिस्तान कहना था कि यहाँ पे अभी इसमें थोड़ा सा पॉज करते हैं कि राहुल गांधी के बारे में, कि राहुल गांधी और क्या कर सकते थे इसमें। मेरे ख्याल से उन्होंने पूरी जमीन बनाई, एक पूरा बस बनाया, एक ब्रांडिंग खड़ा किया, और उसके बाद जो है पार्टी को वहां से लेकर आगे बढ़ना था, जो चाहे वो स्थानीय क्षेत्रीय नेता हो या फिर पार्टी का अपना अपैरेटस हो। तो वो जाहिर तौर पे जो खबरें आ रही हैं उससे लग रहा है कि वो एक तरह से नहीं हो पाया, अ, उस तरह से नहीं हो पाया, और आगे पता नहीं इस तरह वो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं कर रहे, जो कि कॉन्फिडेंस और जो पूरा एक पूरी हवा पूरे देश भर में बन रही थी बिहार के जरिए। तो वो तो उसको वहां पे कैसे देखा जा रहा है इस बात को। देखिए आप मुझे पॉज करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे ना क्रिकेट में जो सबसे बड़ा बल्लेबाज होता है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस समय सबसे बड़े बल्लेबाज तो वही है। उन्होंने अच्छी बनाई सब कुछ, उन्होंने वो अगर क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो उन्होंने जो है 30s 40s में तो अच्छा खेला, लेकिन 50s के बाद फिर वो पता नहीं कौन रैश शॉट खेल गए, क्या किया उन्होंने, कहाँ रह गए। तो वो जमीन जो बनाई थी वो शायद या तो वो उनको खुद देखना चाहिए था कि या अपने नेताओं को भेजना चाहिए था। जिम्मेदारी किसकी मानी जाएगी? खड़गे साहब की मानी जा सकती है, उनकी तबीयत तो ठीक नहीं है, वो अध्यक्ष हैं जरूर, लेकिन स्टार तो वो नहीं है ना। तो कांग्रेस ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की कि अपने दूसरे तीसरे दर्जे के और जो नेता हैं उनके, क्या और कोई नेता है कांग्रेस के पास इनके अलावा? अगर वो राहुल गांधी बाहर चले गए तो कोई और नेता आता। अब हम सलमान खुर्शीद का एक नाम रख सकते हैं, और भी लोग हैं जो जिनको आना जाना चाहिए। तो सब लगता है कि अपने अपने अपनी अपनी दुनिया में है, उनको बिहार चुनाव से कब मतलब था। प्रियंका गांधी भी नहीं आए। प्रियंका गांधी के बारे में कहा जाता है ना, महिलाओं में बहुत उनका की अपील है, तो उस अपील के लिए तो उनको आना पड़ेगा ना। ये आराम करके राजनीति करने वाला न देश है न राज्य है। आपको जब हम बार-बार हम कहते हैं कि अमित शाह जैसा स्ट्रॉन्ग लीडर बार-बार यहाँ आ रहा है, प्रधानमंत्री आएँगे, उन्होंने अपना एक चुनावी जो तैयारी करनी थी वो ऑनलाइन कर भी ली, वो हेडलाइन भी बनी अगले दिन। ये लोग कहाँ रहेंगे? और इधर जो तेजस्वी यादव का मामला है, वो पता नहीं वो सिर्फ अपने वो उन्होंने कैद कर लिया उसी वोट इसमें टिकट बँटवारे में। भाई आप हाँ, तो तो मैदान ये में जा रहे हैं। यादव परिवार पे बात करें तो राहुल गांधी पे कर चुके, अब सब यादव परिवार पे आते हैं, तो वहां पर जो कुछ चल रहा है, पारिवारिक भी मामले हैं, और फिर असहमतियों को सवाल है, फिर पुराने लॉयलिस्ट और नए नए वफादारों के बारे में बीच में जो बातचीत चल रही है। और दूसरी बात शायद एक ये है जो कि मुझे लगता है कि भाई इनकी मतलब इनके साथ इनकी जो तसल्ली से कोई गारंटी नहीं ले सकता जो है, जब तक, और वो गारंटी के लिए उनको कुछ काम करना चाहिए था कि जहाँ पे लोग बोले कि हाँ भाई, तो वो जैसे कि राहुल गांधी शायद एक सपोर्ट एक मैकेनिज्म उनके लिए बना रहे थे कि जहाँ पे वो बन सके। पर अब लगता है जैसे बिल्कुल जैसे कि अंधाधुंध चल रहा है कि कोई हर कोई अपना अपना चीज लेके दौड़ रहा है, और उसमें जो है एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी जो दिखाई पड़ रही है, उसकी कमी है मैच्योरिटी की वहां पर। तो आपको तो मालूम है कि इनके घर का झगड़ा जो है वो तेज प्रताप अलग हो गए, और कई जी। जगह उन्होंने आरजेडी कैंडिडेट के खिलाफ अपना कैंडिडेट भी दिया है। इनकी हम्म। एक बहन भी इनसे नाराज बताई जा रही है, हालांकि नाराजगी अभी उतने सामने खुल की अभी नहीं आ रही है, लेकिन एक जमाने में आई थी। 30-40 दिन पहले की बात है, बहुत ट्विटर पर मामला चल रहा था। तो उनके अंदर की समस्या जो है वो तो है, लेकिन जब आप लीडर बने हुए हैं अपने परिवार में, जब एक तरह से आपने पिता को 2020 में भी किनारे किया था, इसलिए किया था कि आपको लगता था कि एक रणनीति है, ताकि चर्चा लालू जी पर नहीं हो, या उनकी जो बदनामी जिस तरह से है चारा घोटाला वगैरह को लेकर, उस पे चर्चा नहीं हो, तो उनको आपने पीछे किया, ठीक है। लेकिन पीछे रह के जो उनका रोल था, जिस तरह से गाइड करते थे पार्टी को, या जिस तरह से
कैंडिडेट चुनने में वो अपने भूमिका निभाते थे, सुनते थे लोगों की बातें। उससे शायद तेजस्वी यादव दूर हो गया है। और दूसरी बात ये अभी सुनने को ये भी मिली कि जितनी आसानी से लोग लालू प्रसाद तक पहुँच पाते थे, शायद तेजस्वी यादव तक उतने पहुँचते नहीं हैं। उसके पहले जो उनके खास लोग हैं, वहाँ पहुँचना पड़ता है, उसके बाद ही वहाँ तक उनकी रीच है। तो ये जो अपने आप को इनएक्सेसिबल बना रहे हैं तेजस्वी यादव, इससे बाहर उनका इमेज अच्छा नहीं बन रहा है। तो इस एक मसला तो उनके परिवार का है ही है, उनका एक व्यक्तिगत मसला भी है कि जैसे 2020 में वो आसानी से लोग उनसे मिल पाते थे, उस वक़्त भी थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब वो दिक्कत बहुत बढ़ गई। जैसा कि लोग कई लोगों से मेरी बात हुई, आरजेडी के लोगों से भी बात हुई और जो आरजेडी को कवर करते हैं, उन लोगों से भी बात हुई। तो उसमें मुझे यही लगा, एक तो अपना इंटरनल है उनका प्रॉब्लम और जो उनके एक सांसद है संजय यादव, उसको लेकर काफ़ी विरोध है पार्टी के सॉरी परिवार के अंदर भी, कि उनका हस्तक्षेप बढ़ गया है। तो इस तरह की समस्या तो है तेजस्वी यादव जी। तो ये फिर किस तरह से मतलब अगर हम इसी को फिर से देखें कि इस समय का जो दृश्य है इस पूरे चुनाव का जो कि अभी अभी इसमें बहुत सारे ड्रामा होना है, जैसे कि प्रशांत किशोर आए बहुत जोर से और उन्होंने हर जगह कैंडिडेट भी खड़े किए, पर वो खुद अब बाहर हो गए उससे एन वक्त पे, जो कि वो अपने आप एक दिलचस्प बात है। तो इस दृश्य को अभी अगर हम एक सम अप करें कि ये कुल मिला के इस समय का दृश्य ये है और ये इसमें आगे आगे क्या बदलाव होंगे या हो सकते हैं, तो उसको आप कैसे समराइज करेंगे? देखिए, बिहार में एक दिक्कत क्या है कि पिछले कई वर्षों से हमको लगता है दशक हो गया, उससे ज़्यादा हो गया, एक बड़े नेता हुआ करते थे सुशील मोदी, उन्होंने चुनाव लड़ना छोड़ दिया था। नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ते हैं। लेकिन हम्म, प्रशांत किशोर के पास भी वो बात आई नहीं थी कि वो चुनाव ना लड़े। तो कुछ लोगों ने इसको इस तरह पेश किया कि वो कह रहे थे राघोपुर में जाएँगे, तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ेंगे, तो शायद वो डर गए। हार के डर से उन्होंने एक इमेज बनाने की कोशिश भी की जाती है। और प्रशांत किशोर ने शुरू में ये नहीं कहा कि वो नहीं लड़ेंगे। वो हमेशा कहते रहे कि पार्टी चाहेगी तो लड़ेंगे। तो आप जानते हैं पार्टी किस तरह चाहती है, नहीं चाहती है। पार्टी अगर पार्टी काम कार्यकर्ता से पूछिएगा तो वो तो कहेंगे कि हाँ, लड़ना चाहिए उनको। जब नहीं लड़ेंगे तो वो ये दलील भी देंगे कि जब नीतीश कुमार नहीं लड़े तो उनको नहीं बोल रहे हैं आप लोग, प्रशांत किशोर नहीं लड़े तो उनको बोल रहे हैं। वो एक अलग बात। नीतीश कुमार का मामला बिल्कुल अलग है। उस लेवल के पॉलिटिशियन नहीं है प्रशांत किशोर ना। उनके हम्म, परछाई के बराबर नहीं है। तो वो चुनाव लड़ते, हारते भी तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे मैं एक बात कहता हूँ बराबर कि चुनाव लड़के ममता बनर्जी हार गईं। इलेक्शन तो जीत गई ना वो। हम्म, तो आप कम से कम अपनी हिम्मत तो कीजिए। ममता बनर्जी हारी ना भाई इलेक्शन अपना। हम्म, तो पिछला हम्म, इलेक्शन हार के फिर वो अपना बनी तो अलग बात। तो इलेक्शन लड़ने से आपके मैदान में होने से ना एक अलग आजकल का जो लफ्ज़ है वाइब बनता है कि वो इलेक्शन वाइब है वो, मामला ही अलग बनता है वो। तो प्रशांत किशोर का ये मामला लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी इस वजह से बढ़ी थी कि उन्होंने कुछ नेताओं के बारे में स्पेसिफिक होके बताया था कि इन पर ये करप्शन के चार्जेस हैं, इन पर ये धोखाधड़ी के चार्जेस हैं और अब तक कोई ऐसा खंडन नहीं सामने आया जो लोगों को लगे कि नहीं प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं। तो वो उस मामले में उनको क्रेडिट मिलता है, मिलना चाहिए। ये बिल्कुल। काम था तेजस्वी नहीं, का नहीं, मेरा तो कांग्रेस ये पार्टी का। मेरा तो यही सोचना है कि एक आदमी इतना इन्वेस्टेड था, मतलब हालांकि ये बात भी सही कि बहुत छाताधारी किस्म के तरीके से वो आए थे राजनीति में, वो जमीन से तो निकल के नहीं आए जैसे कि नीतीश या लालू के बारे में कहा जा सकता है। पर जितना वो इन्वेस्टेड थे और उसके बाद अब कैंडिडेट वगैरह बना के फिर इतनी हेडलाइंस उन्होंने, आई थिंक जब वोट चोरी के बाद की जो हेडलाइंस थी वो प्रशांत किशोर ने बटोरी, और वो बटोरने के बाद फिर वो एक दिन मैदान छोड़ के चले गए कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे लोग लड़ेंगे पर हम नहीं लड़ेंगे। अब तो प्रशांत किशोर अब इससे बाहर हैं, उनके लोग हैं वहां पे, तो अब वो लोग क्या करने वाले हैं चुनाव में, उनका कोई असर होने वाला है या वो सिर्फ एक तरह का छोटा कई कई जगह से लोगों को हरवाने का काम करेंगे, और हरवाने का काम करेंगे तो किसको हरवाएंगे? देखिए, अगर आप कास्ट बेसिस पे सोचिएगा और उसके बगैर आप यहाँ के पॉलिटिक्स को सोच नहीं सकते हैं, तो जहाँ-जहाँ इन्होंने कैंडिडेट जिस जाति का दिया है, उसके हिसाब से असर होगा।
लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ वो महागठबंधन को डैमेज नहीं करेंगे, वो डैमेज तो दोनों को करेंगे। उसमें एक जो बारीक बात लोग कहते हैं वो ये कि जो एंटी एनडीए वोट था वो अब इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज और आरजेडी में न जाकर वो प्रशांत किशोर को मिले। तो देखिए सीधे तौर से तो शायद वो जहां नुकसान नहीं भी पहुंचा रहे हैं महागठबंधन को, वो वहां उसका वोट जरूर ले रहे हैं और उसका वोट लेकर वो बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे, सब लोग लगभग मान रहे हैं। वो खुद भी कहते हैं, देखिए वो ना वो 243 सीट पर लड़ रहे हैं जरूर, लेकिन वो अकेले नेता हैं जो कहते हैं कि या तो हम बहुत अच्छा करेंगे या हम बहुत खराब करेंगे। बाकी नेता कहते हैं कि हम बहुत अच्छा करेंगे। तो उनको भी बहुत भरोसा नहीं है। इतने रणनीति बनाने के बाद भी इतनी जगह पर उन्होंने वो दावा करते हैं और सही भी करते हैं कि कई लोगों को जिताया है। ये बात भी सही है कि कई जगह पर उनकी वजह से उनकी रणनीति के साथ लड़ते हुए लोग हारे भी हैं, दोनों बात सही है। लेकिन जिस नेता को खुद नहीं ये भरोसा है कि वो बहुत ज्यादा जीतेगा या बहुत कम जीतेगा, तो इसका क्या मतलब है? ऐसा थोड़ी है आम आदमी कह सकता है कि हाँ कौन कितना ला रहा है और आपको पता ही नहीं कि आप कितना जीतिएगा कितना नहीं जीतिएगा। तो दरअसल आप जान रहे हैं कि आपको बहुत सीट नहीं मिलने वाली है, तो आप अपने बचाव के लिए जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तब आप ये कह पाने के लिए कि देखिए हमने तो दोनों बात कही थी। तो इतना नेतागिरी प्रशांत किशोर में आ गई है। नेता नेता लोगों का जो नेतागिरी होती है ना, वो डबल स्पीक की बात कि हमने तो देखिए कहा था कि विधायक चुनेंगे और वो कभी अमित शाह ने कह दिया था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं और फिर बाद में दरवाजे खोल लिए उन्होंने। तो उसी तरह से प्रशांत किशोर में इतनी नेतागिरी आ गई है कि वो अपने बचाव के लिए अभी से मैदान तैयार कर चुके। अब एक बात मुझे आज ये सुनने को मिली जो मेरे लिए थोड़ा चौंकाने वाली भी है और महागठबंधन के लिए सतर्क होने वाली है। अब से पहले वो ये कह रहे थे कि एनडीए की हार तो तय है, एनडीए की सरकार जा रही है, अब लोगों को देखना है कि वो प्रशांत किशोर को चुनेंगे या महागठबंधन को चुनेंगे। आज उन्होंने जो बयान दिया वो कह रहे हैं कि नहीं अब तो जनसुराज और एनडीए में मुकाबला है। ये जो शिफ्ट उन्होंने ऐन वक्त पर किया है इसका क्या असर होगा? इसका असर यही होगा कि लोगों को भी लगेगा कि हाँ महागठबंधन नहीं जीत रहा है। तो इससे ना उनके बारे में जो शक पहले से था वो शक मजबूत हो रहा है। पहले वो कह रहे थे कि एनडीए को जाना है, नीतीश कुमार की सीट इससे कम आएगी, वो नहीं रहेंगे, बीजेपी भी बाहर हो जाएगी, सब कुछ कह रहे थे वो। लेकिन आज जिस तरह से उनका बयान मैंने अभी कुछ देर पहले देखा कि असली मुकाबला जनसुराज और एनडीए में है, तो इसका मतलब वो महागठबंधन को नहीं मान रहे हैं रेस में। या तो वो जताना चाह रहे हैं लोगों को कि उनको वोट मत दीजिए, वो तो रेस में है नहीं, हमको वोट दीजिए। तो ये शिफ्ट जो उनके बयान में आया है ये भी बताता है कि उन पर बहुत गहरी नजर रखनी चाहिए, दरअसल वो कर क्या रहे हैं। जो मतलब प्रशांत किशोर क्या वैसे ही होने वाले हैं जैसे कि ओवैसी मुस्लिम वोटों के साथ करते हैं बिहार में खासतौर पर? हाँ, प्रशांत किशोर की वो बात तो आपको याद ही होगी कि उन्होंने कहा था कि हम 40 लोगों को 40 मुसलमानों को सीट देंगे, चूंकि वो उनका जितना उनकी जितनी संख्या है उस लिहाज से उनकी उतनी सीट बनती है तो हम उतनी सीट देंगे। और अब तक जो उन्होंने घोषणा की उस लिहाज से किया, हमको लगता है कि 21-22 तो वो अकेले दे चुके हैं। जितना बाकी लोगों ने सब मिलकर नहीं दिया उतना 21 तो अकेले दे चुके हैं और अभी सेकंड राउंड का और भी सीट घोषणा होना बाकी है। उसमें लोग ये कह रहे हैं कि देखिए वो अपने तौर पर तो ये पेश करेंगे कि साहब हमने तो देखिए मुसलमानों को सीट दी है, लेकिन उससे होगा क्या कि मुसलमान के नाम पर मुसलमान का वोट कई हिस्सों में बटेगा, ठीक है ना? कभी वो कुछ ओवैसी में बटेगा, कुछ प्रशांत किशोर में बटेगा, बाकी जो कांग्रेस वगैरह को मिलना है वो मिलेगा, ठीक है। तो उसमें दिक्कत क्या होगी कि जहां पर ये जीत रहे हैं वहां तो खैर ठीक बात है, लेकिन अक्सर जगह जहां नहीं जीत रहे हैं वो किसको डैमेज करेंगे? सब लोग समझते हैं कि किसको डैमेज करेंगे, बताने की जरूरत नहीं। आखिरी में जो बात है वो एसआईआर के जो जो अब जो नतीजे आ चुके हैं उसके बाद जो उसका जो असर दरअसल हुआ है जो अब चुनाव में दिखलाई पड़ेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अदालतों में ये मामले खिंचते रहेंगे और उसमें कुछ निर्णायक होता हुआ नहीं दिखलाई पड़ेगा। उसमें सिर्फ जो मतलब एक तरह से बात सही है, सत्ता। देखिए एसआईआर हाँ का हाँ। मामला तो
इस तरह से जिन लोगों ने एसआईआर का मामला उठाया था, उन्होंने ही छोड़ दिया। मुझे अफ़सोस इस बात का है, इसलिए कि ये आम लोगों का मामला है। लेकिन मेरी एक बात ये भी है कि चुनाव आयोग का रोल सिर्फ एसआईआर तक नहीं है। एसआईआर के आगे जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है, उत्तर प्रदेश से हम लोगों को बहुत ऐसी शिकायतें मिली थी कि जेन्युइन वोटर्स को और खास करके मुसलमान वोटर्स को बहुत जगह वोट देने नहीं दिया गया, तो वो देखना पड़ेगा। और आखिर में जब काउंटिंग होगी तो उस वक्त भी मैं ईवीएम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जब काउंटिंग होती है और जहाँ पर एक जगह जैसे पिछली बार नालंदा की हिलसा विधानसभा क्षेत्र में 12 वोट से एक आरजेडी कैंडिडेट हारा। उस तरह से कई जगह लोग 100 से हारे, कई जगह 500 से, कुछ जगह 1000 से। तो उन जगहों पर भी ध्यान रखना होगा कि चुनाव आयोग का रोल क्या है। एसआईआर से तो उन्होंने अपनी जो भूमिका निभानी थी निभा ली, सारे लोगों की बात को अनसुनी कर दी। इतना हल्ला था कि इतने घुसपैठियों को पकड़ा जाएगा, अभी हल्ला है, अभी लोग कहते ही हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, अमित शाह कहते हैं, नीतीश कुमार उस पर चुप्पी साधे रहते हैं। कभी 20 साल से शासन है तो उनको कुछ बोलना चाहिए ना कि हाँ, घुसपैठिया है या नहीं। वो बिल्कुल कुछ नहीं बोलते। कुछ नहीं बोलने का मतलब वो अमित शाह और मोदी जी के बात को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल। ऐसी स्थिति में मामला सिर्फ एसआईआर के वहां तक नहीं है कि एसआईआर हुआ, एसआईआर के आगे जो चुनाव आयोग का रोल रहता है, प्रशासन का जो रोल रहता है, वो भी विपक्ष के लिए चलते-चलते आखिरी बात ये है कि ये जो जिन महिलाओं को 10,000 रुपए मिले हैं और फिर हमने देखा कि एसआईआर में उनके सबसे ज़्यादा नाम काटे गए, जो उसमें भी महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो क्या वो पैसे उनसे वापस लिए जाएंगे? क्योंकि मतलब वो खुद वापस देंगे, वो खुद वापस देंगे, सरकार उनसे वापस वसूल लेगी कि तुम तो वोट ही नहीं दी, तुम्हारा तो वोट ही नहीं था, तो तुम नागरिक कैसे हो? और मतलब जो कि एसआईआर के जो बुनियादी सवाल थे, तो क्या उसको लेकर ऐसी कोई बातचीत वहां पे चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि वो पैसे, अगर आपके नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं और आपको पैसे मिल गए तो वापस करने पड़ेंगे? नहीं, देखिए, पैसे वापस कराना सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। हम कह रहे हैं कि आम तौर पर तो पैसा जो कर्ज लेते हैं लोग, उसको तो सही से लौटाते नहीं है। ये पैसा तो ये कह के ही दिया गया कि ये सहयोग राशि है। अब सरकार अगर इनकी बनती है और उसके बाद कोई उनके नियत में बेईमानी आ जाए तो अलग बात है, वरना ऐसे तो लोगों को भरोसा यही है कि ये पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि उसकी बुनियाद पर उन्हें वो जो 2 लाख की राशि मिलनी है, वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसका किसी को भरोसा नहीं है। तो इस बातचीत के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया समी। हम लोग आगे भी इस बारे में बात करेंगे बिहार को समझने के लिए, क्योंकि बिहार को एक ऐसी बिहार के बाहर के जो हिंदी भाषी हैं और बाकी लोग भी उसमें लगातार नज़र गड़ाए हुए हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे असर हैं, प्रभाव है जो कि पूरे भारत पे और आगे की राजनीति पे पड़ने वाला है। तो इसलिए वो महत्वपूर्ण भी है और उसको देखते रहना और उसके मतलब निकालते रहना। तो बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए समी आपका। और दर्शकों, आपका भी इस कार्यक्रम को अगर आप पसंद आया तो आप उसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा भी करिए, क्योंकि बिहार में अभी एक तरह से बहुत लंबी तस्वीर है जो आगे होने वाली है और जो शायद हमें लगातार आगे भी चकित करती रहेगी कि किस तरह से ये पूरा ये चुनाव के नतीजों तक ये किस तरह से आगे होता है। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिए और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।